यूक्रेन की आर्मी ने रूस के हमले को रोकने के लिए अपने ही देश के अंदर 300 से ज्यादा पुलों को तोड़ दिया है। और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने दावा किया है कि खार्किव में सिर्फ एक पुल के टूट जाने से ही रूस ने अपने 1000 सैनिक गंवा दिए हैं। क्या है ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी और कैसे यूक्रेन की नदियां रूसियों पर तेजाबी हमले का जरिया बन रही हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया। यूक्रेन के शहर इज़ियम पर ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। आखिर कैसे खार्किव के बाद अब इज़ियम में भी यूक्रेन की आर्मी को बड़ी कामयाबी मिल रही है। आखिर क्या है इज़ियम का महत्व और क्यों ये यूक्रेन के युद्ध में बेहद अहम लोकेशन है? यूक्रेन की फौज ने एक बहुत बड़ी सफलता का दावा किया है। यूक्रेन ने एक तस्वीर के हवाले से यह साबित करने की कोशिश की है कि वो रूसी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए रूस के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। आखिर इन तस्वीरों का सच क्या है? आखिर क्यों अब नेटो के चीफ ने रूस को सॉलिड जवाब देने का बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है? और किस तरह सिर्फ एक पुल तोड़कर यूक्रेन ने रूस की पूरी बटालियन को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इज़ियम शहर की। आखिर क्यों इस शहर पर अचानक यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया? दरअसल खार्किव में मिली सफलता के बाद यूक्रेन की उत्साहित फौजों ने अब सीधे खार्किव से 124 किलोमीटर दूर इज़ियम को अपने टारगेट पर ले लिया है। इज़ियम भी डोनबास की सीमा पर मौजूद है, जिसको कब्जा करने के लिए रूस की सेना पिछले 2 महीनों से लगातार हमले कर रही थी। सदियों से इज़ियम को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और वहां से काला सागर तक का प्रवेश द्वार माना जाता है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इज़ियम का आसपास का इलाका डोनबास का गेटवे है। मतलब साफ है, अगर यूक्रेन की आर्मी को डोनबास का इलाका वापस लेना है तो इज़ियम पर कब्जा करना ही होगा। और यही वजह है कि खार्किव के बाद अब यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला इज़ियम पर हुआ है। रूस की आर्मी ने डोनबास के अंदर हमले के लिए इज़ियम को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था। और अगर इज़ियम की जंग यूक्रेन जीत गया तो समझ लीजिए रूसी आर्मी के पास से एक बेहद अहम लोकेशन छिन जाएगी। 1 अप्रैल को पूरी तरह से रूस की सेना ने इज़ियम पर कब्जा किया था। इज़ियम के 80% आवासीय भवन युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। युद्ध से पहले इज़ियम में 50,000 नागरिक रह रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर नागरिकों का पलायन हुआ। वहीं इलाके के मेयर का दावा है कि अब भी इज़ियम में 10 से 15,000 नागरिक मौजूद हैं। इज़ियम पे लगातार रूसी हमला करते रहे और यूक्रेन की सरकार का दावा यह रहा कि यहां हवाई हमलों में ही 1000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इज़ियम से आगे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने यहां पर कई पुलों को उड़ा दिया था। रूस की सेना ने उत्तर की तरफ से कीव को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामी के बाद उसने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व पर हमले तेज कर दिए। अब पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन खार्किव के बाद उसे इज़ियम से भी नाकामी ही हाथ लग रही है। इज़ियम के गवर्नर की तरफ से यह दावा किया गया है कि इज़ियम में यूक्रेन की फोर्स रूस की सेना पर भारी पड़ रही है और कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस की हार की भविष्यवाणी की है। Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. इज़ियम में भी बहुत खूनी जंग लड़ी गई है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर भी बूचा की तरह नरसंहार हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक इमारत के मलबे से 44 नागरिकों के शव मिलने का दावा किया गया है।
यूक्रेन ने रविवार को सीक्रेट लोकेशन से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि रूस के कब्जे को हटाते हुए यूक्रेन के सैनिक रूस के बॉर्डर तक जा पहुंचे। यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया कि यहां पर एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी चौकी स्थापित कर दी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह वीडियो खार्किव का हो सकता है। Підійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за наші слова, який знак? 910 дроб 1. Пане президент, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि खार्किव में यूक्रेन ने नदी पर बने एक पुल को ही उड़ा दिया था ताकि रूसी फौज अंदर दाखिल ना हो। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि पुल के उड़ने से रूसी फौज ऐसे लाचार हुई कि उसकी पूरी बटालियन ही तबाह हो गई। लुहांस्क में सिवरस्की डोनेट नदी के किनारे पर जिस तरह की तबाही यूक्रेन की फौजों ने मचाई थी, उसका नतीजा भी अब नजर आने लगा है। दरअसल ये एक पुल है जिसको पार करने की कोशिश रूस की बटालियन कर रही थी, लेकिन डोनेट नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन ने तोपों से हमला करके उड़ा दिया। मई को जब यूक्रेन की आर्मी ने तोपों से इस पुल पर हमला किया था, तब इस पुल से धुआं उठता हुआ नजर आया था। यूक्रेन के तोप खाने की चपेट में आने के बाद रूस के टैंक पानी में फंस गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय अखबार फोर्ब्स ने यह अनुमान लगाया है कि यूक्रेन के इस हमले में 1000 रूसी सैनिक मारे गए हैं और रूस के 50 टैंक बर्बाद हो गए। रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेट नदी पर पुल बनाकर 3 बार नदी पार करने की कोशिश की, यानी कि तीनों बार रूसी सेना ने पुल बनाया और तीनों बार उसको यूक्रेनी सेना ने उजाड़ दिया। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा कि खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1 2 3 कुल 3 जगहों से टैंकों से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया था। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे थे। Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. रूस की आर्मी का रास्ता भले ही यूक्रेन की आर्मी रोकने में सफल रही हो, लेकिन रूस की मिसाइलों की पहुंच अब भी यूक्रेन के अंदर है। रूस ने अपनी एक मिसाइल से खार्किव के अंदर एक एड सेंटर पर हमला किया है। जरा देखिए ये तस्वीरें। तबाह इमारत, उठता हुआ धुआं, इमारत के अंदर का मलबा। यहाँ यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। Ці повторились уже удари по цим об'єктам, але вже більш снарядами більшого радіусу враження. На щастя, що це відбулося вночі, що люди знаходились в бомбосховищі і деякі отримали легкі поранення і загрози їхньому життю немає. Завдання, яке ставила перед собою країна-агресор створити у нас гуманітарну кризу, зруйнувавши наші продовольчі склади, вона в них не виконана. रूस कई इलाकों से पीछे हटा है। ये बात लगातार यूरोप और अमेरिका के मीडिया के द्वारा कही जा रही है, लेकिन रूस के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे पीछे हटना नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग का एक हिस्सा बताया। क्या वाकई में कीव के बाद खार्किव और अब इजियम में रूसी सेना का पीछे हटना रूस की हार है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? इस सवाल का जवाब जंग के आखिरी परिणाम से ही सामने आएगा। और अब यूक्रेन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पश्चिमी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से किया दावा, यूक्रेन जंग में कर्नल और ब्रिगेडियर स्तर पर निर्णय ले रहे हैं पुतिन। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल बोले, पुतिन को हार का एहसास हो चुका है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में आवेदन के बाद मॉस्को में सीएसटीओ की बैठक। बेलारूस की रूस से अपील, सीएसटीओ सैन्य गठबंधन को पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट करें।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता का विरोध किया। कहा, जो तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं वो हमें स्वीकार नहीं। मरिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में जख्मी यूक्रेनियन सेना के जवानों को निकाला गया। दावा है कि रूसी सेना ने यहां फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के मारे गए 300 सैनिकों के रिश्तेदारों को सूचना भेजी। यूक्रेन से नहीं लिए गए थे रूसी सेना के शव। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से परेशान ताइवान। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो मदद के लिए अमेरिका के हाथ तंग होने का दावा। रूस और यूक्रेन जंग का असर। भारत में न्यूज़पेपर के लिए कागज की किल्लत। यूक्रेन से आता है पेपर। यूक्रेन में तेल और गैस की कमी के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का किया दावा। आवाज से 5 गुना तेज है हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार। फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने रूस से अपना कारोबार समेटा। 30 साल में रूस में बिजनेस कर रही थी कंपनी। और यूक्रेन में अमेरिका भले ही सीधे शामिल नहीं हो, लेकिन वो इस युद्ध में बड़ी ही चालाकी से रूस के खिलाफ इन फॉर्मेसिस वॉर लड़ रहा है। और युद्ध भले ही यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन जिन हथियारों से रूसी टैंक तबाह हो रहे हैं वो हथियार अमेरिका के हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो अमेरिका वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में फेल रहा, क्या वो यूक्रेन में पास हो जाएगा? वियतनाम में अमेरिका फेल। इराक में अमेरिका फेल। अफगानिस्तान में अमेरिका फेल। लेकिन यूक्रेन की जंग अलग कैसे? यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन के बैकग्राउंड में अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन की आर्थिक मदद के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की मदद कर चुका है। अभी मदद की एक बड़ी खेप फिर से यूक्रेन जाने वाली है। यूक्रेन के लिए इतना सब कुछ करने वाले अमेरिका को इस बार वहां सफलता मिलती दिख रही है, जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की मदद करने वाला अमेरिका वहां से फेल होकर लौटा है। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। वियतनाम युद्ध हो, इराक की जंग हो या फिर अफगानिस्तान का वॉर, इन तमाम जगह पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ पर अमेरिका ने न सिर्फ हथियारों की मदद की थी, बल्कि अपने सैनिक भी भेजे थे। बावजूद इसके इनको वहां से फेल होकर लौटना पड़ा। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका की रणनीति सफल होती दिख रही है। यूक्रेन में अमेरिका का हाल वियतनाम, अफगानिस्तान या फिर इराक जैसा नहीं है। यहाँ पर अमेरिका की स्ट्रेटेजी की वजह से रूसी सेना पस्त नजर आ रही है। यूक्रेन में अमेरिका पूरी रणनीति के साथ उतरा है। उसने वहां अपने सैनिक नहीं भेजे, बल्कि हथियार भेजे और आर्थिक मदद की। यूक्रेन में अमेरिका के सफल होने के पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि नीटो देशों के साथ यूक्रेन की मदद में जुट गया। यूक्रेन में अमेरिका ने अपने सैनिक भेजने के बजाय लेटेस्ट हथियार भेजे। अमेरिकी हथियार यूक्रेन के सैनिकों के लिए बेहद कारगर साबित हुए। इन हथियारों को चलाना यूक्रेन के सैनिक बेहतर जानते हैं। अमेरिकी हथियारों से रूस के हेलीकॉप्टर और टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही सबसे अहम है, यूक्रेन के लोग इस युद्ध में अपना हौसला दिखा रहे हैं। इसके उलट वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका ने जो यहाँ हथियार भेजे थे उसको सैनिक ऑपरेट करना ही नहीं जानते थे। इसके अलावा सैनिकों को बातचीत में भी समस्या आ रही थी। बताया जाता है कि अमेरिका के फेल होने के पीछे एक और बड़ा कारण था, वो ये कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के लोग अमेरिका को स्वीकार नहीं कर पाए थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां पर अमेरिका का ऑपरेशन फेल हो गया था।
वहीं यूक्रेन के लोग युद्ध अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं और यूक्रेन की सेना पूरी तरह अमेरिकी मदद पर निर्भर भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को केवल हथियार और पैसे भेजने पड़ रहे हैं, उसे सैनिकों को नहीं भेजना पड़ा है। यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ वहां के लोग अपने देश के लिए हथियार उठाकर जंग में कूद पड़े हैं, जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को लोकल लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। अमेरिका को यूक्रेन की आर्मी की सिर्फ हथियारों से मदद करनी पड़ी है और इन हथियारों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिक पहले से ही ट्रेंड हैं। इसलिए यूक्रेन को केवल हथियार और गोला बारूद देने पड़े, जबकि इराक, अफगानिस्तान में हथियारों के साथ साथ उसे चलाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ी थी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो लगता था कि यूक्रेन पर वो जल्द ही कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसी की वजह से रूस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध में अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और स्टिंगल मिसाइल रूस की सेना पर कहर बरपा रही है। जेवलिन मिसाइल इतनी हल्की होती है कि इसे एक सैनिक लेकर चलता है, जिससे रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को इतनी सफलता नहीं मिली थी। इराक में अमेरिका की तरफ से भेजे गए अब्राम टैंक और अफगानिस्तान में भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका की मदद के बिना ऑपरेट नहीं हो पाए थे। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट करने का फैसला अमेरिका का अकेले का नहीं था। उसे नेटो देशों से भी सहयोग हासिल है। उसे केवल घातक हथियार और खुफिया जानकारी शेयर करनी पड़ रही है। सीधे तौर पर अमेरिका रूस से युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन रूस को बड़ी चोट जरूर पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की मदद करने में भी रणनीति बनाई। उसने यूक्रेन को सोवियत स्टाइल के हथियारों की खेप भेजी। अमेरिका के पास ऐसे हथियार नहीं थे, इसलिए उसने नेटो सहयोगी देशों पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को ऐसे हथियार भेजने के लिए कन्विंस किया। अमेरिका ने खुद भी अपने हथियारों को सोवियत स्टाइल में डेवलप किया, ताकि यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों के खिलाफ आसानी से इन हथियारों का इस्तेमाल कर पाए। अमेरिका के इन हथियारों में बख्तरबंद हमवीज, हॉवित्जर और स्विच ब्लेड लड़ाकू ड्रोन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम ड्रोन, जिसे अमेरिका ने खास तौर पर यूक्रेन के लिए ही डिजाइन किया है। इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिक रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर रहे हैं और तटीय इलाकों में निगरानी भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन को और मदद करने वाला है, जिसमें फाइटर जेट्स, हमला करने वाले ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका के मद्देनजर रूसी हमले से पहले ही उसे मदद देनी शुरू कर दी थी। अब तक यूक्रेन को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। एक चौंकाने वाले आंकड़े के मुताबिक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने जितना रुपया खर्च किया है वो यूक्रेन की तुलना में कम है। बावजूद इसके अमेरिका को यूक्रेन में सफलता मिल रही है। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर है तो असम बाढ़ में डूबा है। असम के 20 जिलों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। असम में स्टेशन डूबे हैं, पानी के प्रहार से ट्रेन पलट गई, इंसान बेबस से लेकर बेजुबान सब कुछ बेबस नजर आ रहे हैं और नदियां उफान पर हैं, पुल बहते नजर आ रहे हैं। असम और अरुणाचल में कुदरत के कोहराम से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अभी भी असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड से भारी तबाही की खबर है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार सब कुछ बर्बाद हो रहा है इन तमाम राज्यों में।
क्योंकि बाढ़ यहां पर आ गई है और असम में बाढ़ की सबसे भयंकर तस्वीर दिखाते हैं। दहशत का ये वीडियो असम के न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन का है, जहां पर खड़ी एक रेलगाड़ी को बाढ़ ने पलट कर रख दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर पहाड़ों से मलबा पानी के साथ बहकर अब नीचे आ रहा था और पहाड़ों के पास ही बने इस रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियां खड़ी थी जो तेजी से आ रहे मलबे की वजह से हिलने लगी। रेलगाड़ी के कुछ डिब्बे तो पटरी से उतर गए और पलट भी गए। ऐसा लगा मानो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बीच से टूट गई हो। भयंकर बाढ़ की वजह से असम में रेलगाड़ियां ठप पड़ी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ का प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम मैदानी इलाके थे जो अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। इसके नीचे कभी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी वजह से जल भराव की स्थिति अब पैदा हो गई है। असम में जगह जगह तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इलाके में डूबे हुए गांव भी तब जलमग्न हो चुके हैं और इंसान के साथ बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ की मार अब झेल रहे हैं। असम के होजई से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ आई जिसमें ये भारी भरकम हाथी बहने लगा। कोपिली नदी में भयंकर बाढ़ आई है जिसमें ये हाथी बहता हुआ नजर आया। वहीं असम में बाढ़ का कहर कैसे बरपा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। असम के उदालगुड़ी इलाके में एक पुल बह गया। कला नदी के ऊपर ये लकड़ी का पुल बनाया गया था, लेकिन बाढ़ की मार ये झेल नहीं पाया। जिस समय लोग पुल पार कर रहे थे उसी वक्त ये हादसा हुआ और पुल बह गया और बताया जा रहा है कि इस पुल के साथ कुछ लोग भी बह गए हैं। असम में बारिश के बाद बाढ़ से बर्बादी आई है तो उत्तराखंड में बारिश से लैंडस्लाइड तबाही आ रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रही है। रास्ते टूटकर खत्म हो गए हैं। कई जगह लंबा लंबा जाम लग गया है और इस लैंडस्लाइड से कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। कई रास्ते अब बंद हो चुके हैं। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से असम से लेकर उत्तराखंड तक हाल बेहाल है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से असम में जहां पर बाढ़ आई हुई है, वहीं उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए। लैंडस्लाइड्स यहां पर लगातार हो रही हैं। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों के लिए दोनों ही राज्यों में परेशानी का सबब बना हुआ है बारिश और बाढ़। टैंक को तबाह किया वो रूसी फौज का था। इस बीच अमेरिकी सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का ऐलान किया जो किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं। दावा है कि MQ-9B ड्रोन में ऐसा खास फीचर जोड़ा जा रहा है जिससे उसकी ताकत लगभग F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह हो जाएगी। जिसे साबित करने के लिए जनरल एटॉमिक्स ने अपने MQ-9B ड्रोन का एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया, जिसमें ड्रोन किसी हवाई जहाज की तरह एक जंगी जहाज से टेक ऑफ और लैंड होता नजर आया। असल में कंपनी ने अपने ड्रोन के लिए स्टोल यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का फीचर तैयार किया है, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जंगी जहाजों से उड़ान भर सकेगा। बताया गया कि इसके लिए ड्रोन में विंग और टेल किट जोड़ी गई, जो कि उसमें आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। वहीं चीन ने नेटो देशों को चेतावनी देकर दुश्मनी का एक और अध्याय शुरू कर दिया। चीन और रूस की दोस्ती नेटो देशों को फूटी आग नहीं सुहाती। अमेरिका तो हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया, जिसका चीन ने भी बिना डरे जवाब दिया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी में तब एक और अध्याय जुड़ गया, जब चीन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि उन्होंने यूरोप में जो किया वो एशिया में करने की जुर्रत न करें। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन ने दो टूक कहा कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से नेटो ने यूरोप की लुटिया डुबो दी और अब वो एशिया में भी वही करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका में नहीं पड़ती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब चीन ने नेटो को एशिया के मुद्दे पर आंखें दिखाई हैं और उसे इंडो पैसिफिक रीजन से दूर रहने को कहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड बना था, जिससे चीन बौखला उठा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने उन्हें चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हुई है और खबर आई थी कि अमेरिका और जापान की सेना ने समंदर में साझा अभ्यास भी किया था, जिसके बाद चीन की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि चीन हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में हुकूमत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि नेटो देशों को चेतावनी देकर उसने यही चेताया कि यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेटो ही जिम्मेदार है। चीन का कहना है कि नेटो यूरोप में विस्तार करके रूस को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जो देश नेटो में शामिल होंगे वो पुतिन के दुश्मन बन जाएंगे। या यूं कहें कि चीन मानता है कि रूस को कमजोर करने के लिए नेटो ने पहले यूरोप में मायाजाल फेंका और अब वो एशिया में वही करना चाहता है ताकि चीन कमजोर हो जाए। यूक्रेन के बीच पिछले 82 दिन से भीषण जंग जारी है, लेकिन न तो रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है, न ही जेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच रूसी सेना के भीषण हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन के 2 सैनिक जान बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष करते दिखे। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई।
लेकिन वीडियो में यूक्रेन के 2 सैनिक छिपने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में मोर्चा लिए दिखाई दिए। बताया गया कि जहां ये हमला हुआ वो यूक्रेन की सेना की एक पोस्ट थी, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए रूसी सेना ने बमों की बारिश कर दी। गड्ढे के बेहद पास बम फटने के बाद भी यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर पलटवार करते रहे। दोनों में एक सैनिक ने सामने की तरफ निशाना साधकर गोली दाग दी। तभी उन दोनों के बेहद नजदीक एक और जोरदार धमाका हुआ। तेज आवाज के साथ वहां आग का एक गोला उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस धमाके के बाद भी यूक्रेन के दोनों सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों का जवाब देना जारी रखा। उनमें एक सैनिक ने रूसी सैनिकों की तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी सैनिक ने अपनी राइफल से रूस की सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से अपनी पोस्ट बचाने में कामयाब रहे या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया। उधर यूक्रेन की फौज ने अपने M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंगल के बीच कुछ सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। सबसे पहले जवानों ने M777 होवित्जर में गोले लोड किए, फिर दुश्मन पर जमकर गोलाबारी की। वहीं जैसे ही हमले शुरू हुए, पूरा इलाका गोलाबारी की आवाज से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में जेलेंस्की के जवान एक के बाद एक कई गोले दागते नजर आए। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि अज़ोवस्ताल पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना की तरफ से घातक फास्फोरस बमों से हमला किया गया। फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है। लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। स्टील प्लांट पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुरी तरह से तबाह हुआ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास का इलाका नजर आया। तभी वहां अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों से जाकर टकराने लगे। ऐसा लगा मानो पटाखे छूट रहे हों। थोड़ी देर में आसमान से शोलों की ये बारिश और तेज हो गई और जैसे ही ये जमीन से टकराते, वहां एक तेज चमक के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देता। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने स्टील प्लांट को इन्हीं खतरनाक बड़ी खबर आ रही है। असम में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ की पोस्ट भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। इस पोस्ट पर करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। जवानों के कमरे में भी पानी घुस आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बाढ़ की ये तबाही देखने को मिल रही है। जवानों की ये पोस्ट है जो इस वक्त पानी में डूबी नजर आ रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। असम में जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर मौजूद बीएसएफ की ये पोस्ट है जो कि पानी में बुरी तरीके से डूब गई है। अब उन्हें यह पता चलेगा कि मुस्लिम देश होने के बाद भी तुर्की इस्लाम की आलोचना करने वालों को निकालने की तैयारी में है। असल में तुर्की ने यूक्रेन को ये ऑफर दिया है कि अगर जेलेंस्की चाहे तो वो स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेन के सैनिकों को समंदर के रास्ते बाहर निकाल सकता है। इसी के बाद कादिरव इस्लाम के नाम पर इस पूरे एपिसोड में कूद पड़े, जबकि यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में जंग लड़ रहे खुद कादिरव के लड़ाके मुश्किल में हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़ाके मारे जा चुके हैं और बाकियों को पकड़ने के लिए यूक्रेन ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे वो घबरा गए हैं। वहीं खबर आई कि अमेरिका, जापान और रूस की तरह चीन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में शामिल हो गया। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि चीन का सपना है कि उसकी वायुसेना की ताकत उतनी ही हो जितनी अमेरिका की है, और इसीलिए वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस रिपोर्ट में चीन की प्लानिंग का जिक्र किया गया, उसमें यह भी लिखा गया कि चीन का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का कार्यक्रम अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम की टक्कर का होगा, जिसमें वो J-25 और J-28 जैसे लड़ाकू विमान बनाएगा, जिनमें खास तौर पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये वो तकनीक है जिसमें विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। मतलब ये कि दुश्मन उनका सिग्नल ही ना पकड़ पाए। वैसे चीन अकेला नहीं है जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका, जापान, रूस, स्वीडन और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। और ये सभी देश अपने अपने देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें चीन पर खास जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी के विमान बनाने के लिए चीन ने 2025 से 2030 के बीच का समय रखा है।
क्योंकि चीन चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना अमेरिका की बराबरी की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की जिस कंपनी को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने रिसर्च शुरू कर दी है। वैसे इस मामले में चीन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। कहा जाता है कि इससे पहले जब चीन ने J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था तो उसका इंजन बनाने में उससे नानी याद आ गई थी। मतलब ये कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है। उधर अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाओं से हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। और इन घटनाओं ने अमेरिका के लोगों को दहला कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद लॉस एंजलिस में एक आदमी को सरेआम गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां के एक फूड कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग फूड कोर्ट से तेजी से बाहर भागते दिखाई दिए। फायरिंग की खबर सुनते ही वहां चीख पुकार शुरू हो गई। फूड कोर्ट में मौजूद लोगों के चेहरों पर फायरिंग से हुई दहशत साफ नजर आई। बताया गया कि जिस आदमी को गोली मारी गई उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टेक्सास में हुई फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैलिफोर्निया में एक चर्च में हुए हमले में एक आदमी की जान चली गई। इससे पहले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में भी 10 लोगों ने जान गंवा दी। इस बीच यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ, जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 और भारी बारिश के बाद असम के होजाई जिले में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है और गांव के गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग कमर तक डूबकर रास्ता तय कर रहे हैं। इलाके में नाव चल रही है। बाढ़ में सैकड़ों लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो गई है। लोगों के आशियाने बह गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैलाब से तबाही किस तरीके की हो गई है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, आज वहां पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। की जंग पर बारीकी सी नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया। बल्कि यूक्रेन ने तो उल्टा रूस के ही बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। उसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी राइफल थामे यूक्रेन के सैनिक एकदम जोश से भरे नजर आए। जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखी। वो मुस्कुराकर थम्स अप और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी फतेह का डंका पीटते नजर आए। वीडियो में सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी और यूक्रेन की सेना ये दावा करती सुनाई दी कि उसने ही अपनी उस बॉर्डर पोस्ट को रूस की सीमा पर वापस लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन ने ये साफ नहीं किया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया है। और इसी के बाद एक दिन पहले नेटो के महासचिव ने बहुत बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगर यूक्रेन को दूसरे देशों की और मदद मिली तो वो वाकई रूस के दांत खट्टे कर सकता है। और अपने दावे के पीछे उन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की सेना की कछुए जैसी चाल और उसे यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके मिलने को वजह बताया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में हुई एक मीटिंग में कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग वैसी नहीं जा रही जैसी उसने प्लान की थी। रूस कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा, वो खार्किव के आसपास से भी निकल रहा है। रूस यूक्रेन पर जंग छेड़ने का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। हालांकि येंस स्टोलनबर्ग ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना यूक्रेन का जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दूसरे देशों को उसे और मदद भेजनी होगी, तभी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। लेकिन नेटो महासचिव के बयान से उलट इस युद्ध पर नजरें बनाए हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को ज्यादा दिन तक दूसरे देशों से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मदद करने वाले यूरोप के देशों की खुद की हालत जंग की वजह से बहुत खराब है। क्योंकि जंग की मार अकेले रूस पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि पश्चिमी देशों को भी उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अगर जंग और लंबी खिंची तो यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। जंग लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए होता है और रूस को उस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप को तेल और गैस बेचकर मिलता है। रूस के पास इतनी गैस है कि यूरोप की जरूरत का करीब 40% हिस्सा अकेला रूस पूरा करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन में रूस को धूल चटानी है तो उन्हें रूस की इस ताकत पर, रूस की इस कमाई पर ही करारा वार करना होगा। यानी यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदनी पूरी तरह बंद करनी होगी। लेकिन 3 महीने होने को आ गए और अब तक यूरोप के कई देश रूस से गैस खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास और कोई चारा ही नहीं है।
गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एक और केस। मुंबई, चेन्नई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। पैसे लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने का आरोप। रणदीप सुरजेवाला ने चिदंबरम को कहा देशभक्त। राय की रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा देश 2G की निराशा से बाहर निकलकर 5G और 6G की तरफ तेजी से बढ़ाए कदम। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल। घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी हो रही है चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों का किया उद्घाटन। सूरत और उदयगिरी युद्धपोतों का मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में हुआ लॉन्च। दाऊद के करीबी और 1993 मुंबई धमाकों के 4 वांटेड को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से पकड़ा। फर्जी पासपोर्ट पर आए थे भारत। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वे की रिपोर्ट जमा करने में लग सकता है 2 से 3 दिन का समय। हिंदू पक्षकार का दावा, सर्वे में मिल गए शिव बाबा। योगी मंत्रिपरिषद की बैठक जारी। मंडलीय दौरों की फाइनल रिपोर्ट देंगे सभी मंत्री। पीएम मोदी के दिए एजेंडे पर मंथन। कल पीएम ने मंत्रियों को दिया था शासन चलाने का मंत्र। गुना शिकार केस में एक और आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। अब तक 3 आरोपी मारे गए, 2 ने किया सरेंडर, 2 की तलाश तेज। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते असम और अरुणाचल में 10 लोगों की मौत। करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित। राहत और बचाव में जुटी सेना और एसडीआरएफ की कई टीमें। रूसी सैनिकों ने जमीन पर जो लड़ाई चली उससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये पूरा टिन शेड है, सब कुछ कबाड़ में तब्दील हो चुका है। कई सारे ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो रूसी हमले का शिकार बने। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन करीब 3 महीने से जारी जंग में अब रूस की हालत पतली होने लगी है, खासतौर से समंदर में, क्योंकि युद्ध के बीच रूस समंदर में अब तक अपने जो जहाज खो चुका है। और अब यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि काला सागर से रूस के जंगी जहाज अब वापस लौटने लगे हैं। क्या जंग से लौटने लगे रूसी जहाज? क्या समंदर में पीछे हट रहा है रूस? चौबीस फरवरी को जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का आगाज किया, तब पुतिन ने सबसे ज्यादा ताकत काला सागर में झोंकी थी। समंदर के रास्ते यूक्रेन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। लेकिन जंग अंजाम तक पहुंचती उससे पहले यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में अब रूस के केवल 2 जहाज बाकी रह गए हैं। दावे के मुताबिक रूस के जितने भी जहाज पहले काला सागर में थे वो क्राइमिया लौट चुके हैं। यूक्रेन के इस दावे पर रूस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। यूक्रेन के इन तमाम दावों पर रूस खामोश है और रूस की इस खामोशी को यूक्रेन के दावों पर उसका कबूलनामा समझा जा रहा है।